जा सकता कि सुचारू तरीके से मतदान चल रहा है, क्योंकि देखिए जब भी इस तरह की गड़बड़ी आती है, खराबी आती है, तो मतदान काफ़ी देर तक रुक जाता है और इससे जो मत प्रतिशत है उसमें भी काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। यही चीज़ देखने की ज़रूरत है। चुनाव आयोग को लगातार दलील तो वो दे रहा है, कोर्ट के अंदर तमाम सारी बातें तो रख रहा है कि ईवीएम से बेहतर कोई है कि कुछ विशेष समुदाय के लोगों को भी परेशान किया जा रहा है, सही तरीके से उनको वोट डालने का जो मौका है वो नहीं दिया जा रहा। तो ऐसे में ये भी सवाल उठते हैं कि क्या इससे निष्पक्ष जो हम चुनाव कराए जाने की लगातार बात करते हैं, क्या वो इससे। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। 21 राज्य 102 लोकसभा सीट, लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान का इस्तेमाल करते हुए देशवासी नजर आ रहे हैं। जहां देश भर में सभी लोग मत का प्रयोग कर रहे हैं, जहां इस बार उत्सव की तरह इस लोकसभा चुनाव को मनाया जा रहा है, तो वहीं इस लोकसभा चुनाव के बीच एक चीज बदलती हुई नजर नहीं आई है और वो चीज है ईवीएम में गड़बड़ी। आज भी पहले चरण के मतदान की प्रक्रिया के बीच में देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसी लोकसभा सीटें नजर आई हैं जहां ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई है। इतना ही नहीं, यहाँ पर मतदाताओं के साथ गलत व्यवहार भी होता हुआ नजर आया है, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों का हंगामा देखने को मिल रहा है। जिसके बाद ये देखा जा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर कई बार कई सवाल खड़े किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी इस बार के चुनाव में वही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तो क्या बदलाव हुआ है इन 5 सालों में? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद है अमन सर, मेरे साथ मौजूद हैं। अमन सर, जैसे कि देखा जाए कि 21 राज्यों में चुनाव होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से कई तस्वीरें सामने आई। नगीना की सीट की बात करें, सहारनपुर की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें, इन सीटों पर ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई है, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि जो वोट डालने की प्रक्रिया से थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए। तो क्या ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से इस बार उत्तर प्रदेश में एक बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए बिल्कुल, और हर बार यही कहा जाता है कि जो गड़बड़ी है उनको ठीक कर लिया जाएगा, अगली बार ऐसा नहीं होगा। कोर्ट में भी मामला चल रहा है ईवीएम को लेकर, तमाम चीज़ें इसको लेकर हो रही है, लेकिन कह सकते हैं कि हर बार चुनाव आयोग तमाम तरह की दलील देता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन जब इस तरह की बातें सामने आती हैं, चाहे हम रामपुर की बात करें, किराना की बात करें या फिर नगीना की बात करें, तो समझ में आता है कि जिस तरह से मतदान के अंदर व्यवधान उत्पन्न होता है और जो लोग मतदान के लिए आए हुए होते हैं वो चले जाते हैं, और इससे जो मत प्रतिशत है वो भी कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में जितनी भी गड़बड़ी है उसके ऊपर पहले ही काम करना चाहिए, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी ऐसा ही लग रहा है कि तमाम दावों के बावजूद भी ईवीएम को कह सकते हैं लेकर पूरी तरह से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सुचारू तरीके से मतदान चल रहा है, क्योंकि देखिए जब भी इस तरह की गड़बड़ी आती है, खराबी आती है, तो मतदान काफ़ी देर तक रुक जाता है और इससे जो मत प्रतिशत है उसमें भी काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। यही चीज़ देखने की ज़रूरत है। चुनाव आयोग को लगातार दलील तो वो दे रहा है, कोर्ट के अंदर तमाम सारी बातें तो रख रहा है कि ईवीएम से बेहतर कुछ विकल्प हमारे पास नहीं है, लेकिन जब ऐसी गड़बड़ी सामने आती है तो जाहिर बात है कि सवाल उठते हुए दिखाई पड़ते हैं। साथ में जिस तरह से कई जगह से ये खबरें भी हैं कि कुछ विशेष समुदाय के लोगों को भी परेशान किया जा रहा है, तो सही तरीके से उनको वोट डालने का जो मौका है वो नहीं दिया जा रहा। तो ऐसे में ये भी सवाल उठते हैं कि क्या इससे निष्पक्ष जो हम चुनाव कराए जाने की लगातार बात करते हैं, क्या वो इससे मुमकिन हो पाएगा? आपको याद होगा कि जब रामपुर में उपचुनाव हुआ था तब भी ये बात कही गई थी कि एक विशेष समुदाय को वोट डालने ही नहीं दिया गया या फिर उनको रोका गया। तो ऐसी तमाम सारी बातें थी, तमाम सारी खबरें थी जो लगातार इस चीज़ को लेकर सुर्खियों बनी कि जब आप मतदान करने नहीं दोगे तो निष्पक्ष मतदान किस तरह से हो पाएगा। और यही बात एक बार फिर कई जगह पर जो सपा है वो भी ये बात कहती हुई नजर आ रही है। उनके ट्विटर पर आप जाकर देखेंगे तमाम जगह की जो खबरें हैं वो आ रही है, चाहे सहारनपुर की बात करें या फिर हम किराने की बात करें या फिर और जगह की बात करें, कि वहाँ पर लगातार लोगों को परेशान किया जा रहा है। और जाहिर बात है कि अगर ऐसा होगा तो जो मतदाता घर से मतदान के लिए आया हुआ है वो निराश होकर वापस लौट जाएगा, और ये कोई लोकतंत्र की जीत नहीं होने वाली, क्योंकि हमारा जो देश है वो सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है दुनिया के अंदर। तो ऐसे में जो भी छोटी मोटी खामी है इसके ऊपर काम करना चाहिए, जिससे जो मत प्रतिशत है वो ताकि बेहतर हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह ही ट्वीट कर देते हैं कि वोट डालने जरूर जाएं, युवा खासकर वोट डालते हुए नजर आए। अपील तो की जाती है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से व्यवहार किया जाता है मतदाताओं के साथ, क्या भारतीय जनता पार्टी इस कदर उतर जाती है और बार बार ये कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कोई गलती नजर नहीं आती, विपक्षी पार्टी जानबूझकर यहाँ पर ढिंडोरा पीटती हुई नजर आती है, लेकिन जिस तरीके की
हरकतें देखने को मिलती हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े करने लाजमी नहीं हो जाते? देखिए, जाहिर बात है, सत्ता में जो पार्टी होती है सवाल उस पर खड़े ज़रूर होते हैं, क्योंकि देखिए तमाम तरह की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। साथ में चुनाव आयोग जो चुनाव करने का जिम्मा जिसके ऊपर है उसको भी बहुत सतर्कता के साथ में काम कराना चाहिए। निष्पक्ष जो चुनाव है उसको कैसे किया जा सकता है उसको लेकर काम करना चाहिए। और साथ में जो ये खबरें आती हैं कि जो एक विशेष समुदाय के साथ में जो कह सकते हैं कि गलत तरह की हरकतें होती हैं, उनको जो है पोलिंग बूथ से दूर किया जाता है, तमाम तरह की फॉर्मेलिटीज़ की जाती हैं, तमाम तरह की उनकी आईडी और ये सब चीज़ें करके परेशान किया जाता है। तो इससे सवाल खड़े होते हैं कि इससे कैसे लोकतंत्र में जो सब लोग शामिल होने के जो प्रयास कर रहे हैं कैसे वो हो सकते हैं। और अगर ऐसा होगा तो जाहिर बात है कि जो मतदान के लिए लोग आए हुए हैं उनके अंदर भी घोर निराशा होती है। और ऐसे में चाहे पीएम मोदी अपील करें, राहुल गांधी अपील करें या कोई भी अपील करे, उसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं होगा जब तक ज़मीनी स्तर पर चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि ज़मीनी स्तर पर चीज़ों को बेहतर किया जाए, चाहे वो ईवीएम को लेकर हो या सुरक्षा एजेंसियों को लेकर हो। तमाम जो चीज़ें हैं इसको अगर हम बेहतर कर पाएंगे तभी शायद जो चुनाव है वो और बेहतर तरीके से होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर ईवीएम के साथ साथ कई और बड़ी खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि इस बार चुनाव के दौरान कई बड़े बदलाव भी देखने को मिले हैं। शालिनी मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनाव प्रक्रिया के दौरान और क्या कुछ ऐसा खास देखने को मिल रहा है शालिनी, जिसको जनता के तहत यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस बार चुनाव में ये देखने को मिल रहा है कि कई लोग कई तरीके से वोट डालने जाते हैं, लोगों से अपील जो की जाती है अलग अंदाज में की जाती है, क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? देखिए नाज़मीन, अगर बात करें जनता की, तो अभी लोकसभा चुनाव है, जिसको चुनावों को त्योहार भी बताया जाता है। पूरे देश में इसको बहुत उत्साह से जो जनता है वो मनाती है। तो अभी फिलहाल जनता की तरफ से ये देखा जा रहा है कि जनता जो है वो काफ़ी दूर दूर से अपने क्षेत्र में वापस आ रही है, जिससे उनका जो कीमती वोट है वो ज़ाया ना जाए, वो बर्बाद ना हो। वहीं मुजफ्फरनगर से एक खबर आ रही है कि एक दुल्हन जो पूरी सजी धजी है, तैयार होकर वो मुजफ्फरनगर वहाँ बूथ पर पहुंची है और वोट डालने आई है। तो ये एक साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जनता कितनी उत्साहित है और वो इस तरीके से वो साफ जाहिर कर रही है कि मतदान से जरूरी और कोई भी कार्य नहीं है, तो ये कह सकते हैं। वहीं अगर बात करें नेताओं की, तो चिराग पासवान हैं, प्रधानमंत्री हैं और भी ऐसे कई नेता हैं जो लगातार जनता से मांग कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि वो वोट डालें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो वोट है वो लोकतंत्र को मजबूत बनाएगा। देखिए, बिल्कुल लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए ही कई बदलाव कई चुनावों में किए जाते हैं। लेकिन नगीना लोकसभा सीट की बात करें, उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट, यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिला, ईवीएम में गड़बड़ी देखने को मिली। लेकिन इसके साथ साथ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का एक बड़ा बयान सामने आया है। बयान यहाँ पर ये निकल कर सामने आता है उनका कि राजा रानी के पेट से नहीं बल्कि अब पेटी से निकल कर सामने आएगा। यानी कि उनका कहने का मतलब है कि जनता के द्वारा किए गए वोट से असर पड़ेगा और इसी से ही बदलाव देखने को मिलेगा। दिनेश मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। एक तरफ नगीना लोकसभा सीट की बात करें तो ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई है, वहीं चंद्रशेखर आजाद का बड़ा हमला भारतीय जनता पार्टी के तहत कह सकते हैं कि इस बार आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा ही राजा होगा या हम ही शासन करते हुए नजर आएंगे। तो उनके बयान को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर जहां तक सवाल है तो काफ़ी दिनों पहले चुनाव आयोग इसको लेकर के काफ़ी सतर्क दिखाई दे रहा था। तमाम जो टीमें गठित की गई थी वो ईवीएम की जांच कर रही थी, टेक्निकल लोग तमाम टेक्निकल फॉल्ट्स को निकालने में जुटे हुए थे। लेकिन उसके बावजूद शासन और प्रशासन की जो कोताही सामने आ रही है कि मतदान के दौरान ऐसी खबरें आ रही हैं, ईवीएम में कुछ ये जो टेक्निकल फॉल्ट दिखाई दे रहा है, इसका आधार ये माना जाता है कि आखिरकार जैसे ही चुनाव शुरू होता है ईवीएम में गड़बड़ी की तमाम जो खबरें सामने आती हैं और फिर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग तमाम लोगों को ये चुनौती देता है कि ईवीएम किसी तरीके से हैक नहीं हो सकती, कोई खराब नहीं कर सकता, इसको कोई इसमें टेक्निकल फॉल्ट नहीं हो सकता। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है और ऐसे में कहीं ना कहीं तैयारियों को दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, मतदान है, इतने बड़े पैमाने पर मतदान होता है, पूरे देश की नज़रें रहती है, पूरे देश के मतदाता इन मतदान में अपना भागीदारी निभाते हैं और जिस आधार पर प्रशासन लगातार अलर्ट किया जाता है उस आधार पर तैयारियां नजर नहीं आती है। भीम आर्मी चीफ की आपने बात की, चंद्रशेखर आजाद की, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि इस तरीके की खबरें हम हर चुनाव में देखते हैं, आखिरकार ये कमियां दूर कब होंगी और जब ऐसी फॉल्ट हैं तो फिर कोई दूसरा तरीका क्यों नहीं अपनाया जाता है चुनाव करवाने का। यानी कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को लेकर, सरकार को लेकर यहाँ पर तमाम विपक्षी दल जो हैं वो जिम्मेदार ठहराते नजर आ रहे हैं इन तमाम मुद्दों के ऊपर। और जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम जो सामने आ रहा है, नगीना की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें, कैराना जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी हॉट सीटें हैं, यहाँ पर इस तरीके की खबरें सामने आना कहीं ना
कहीं शासन प्रशासन और सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। देखिए बिल्कुल सवाल तो जरूर खड़े किए जाएंगे, क्योंकि जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है तभी पता चलता है कि हकीकत क्या है। हकीकत के साथ ये भी पता चलता है कि जो सवाल बार बार खड़े किए जा रहे थे कि ईवीएम से चुनाव नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से बार बार एक ही बयान दिया जा रहा था कि ईवीएम से बेहतर कुछ नहीं है। तो अगर ईवीएम से बेहतर कुछ नहीं है तो गड़बड़ियां आखिरकार पाई क्यों जा रही हैं? लेकिन अगर सवाल अभी भी पूछा जाए चुनाव के मद्देनजर कि क्या बेहतर है, तो क्या जवाब निकलकर सामने आएगा? इससे जुड़े हुए भी सवाल यहाँ पर बनते हैं और राकेश मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। राकेश, क्या लगता है कि बार बार सवाल तो उठाए जाते हैं ईवीएम पर, आपको क्या लगता है क्या बेहतर है, बैलेट पेपर से चुनाव कराना, ईवीएम से चुनाव कराना, क्योंकि गड़बड़ियां अभी भी पाई जा रही हैं? देखिए, अगर मैं ईवीएम की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि बाकी और जो भी जितने देश है वो यहाँ तक कि भारत से ईवीएम लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ईवीएम एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे भारत में इतने बड़े जो आबादी है उससे हम ईवीएम के जरिए अपने वोटों की गिनती कर सकते हैं। कई ऐसे देश भी हैं जहां पर ईवीएम का इस्तेमाल किया भी नहीं जाता है। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे देश हैं और शायद भारत ही ऐसा पहला देश है जहाँ ईवीएम का इस्तेमाल होता हुआ है, जो कि केरल में शुरुआत हुई थी इसकी, और इसके बाद इसका जो अच्छा खासा रिस्पांस देखा गया और उसके बाद इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। लेकिन हाँ, ये चीज़ है, गड़बड़ियाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि बार बार ये खबरें हमारे सामने आती है कि ईवीएम में गड़बड़ी है और इसे लेकर अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। जाहिर सी बात है, इसमें अगर हमें कमी दिखाई दे रही है तो बिल्कुल उसकी जाँच करवानी चाहिए। बिल्कुल ये मांग बिल्कुल सही है। अगर हो रहा है आखिर ऐसा, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा था, बहुत ऐसा नहीं कि केवल ईवीएम में ही गड़बड़ी का एक मुद्दा बनाया जाता है। मुद्दा ये भी होना चाहिए कि जैसे पश्चिम बंगाल की हम बात करें, ममता बनर्जी की जहां सरकार है, वहां पर लोगों को तो वोट ही नहीं डालने दिया था। नगर पालिका के जो चुनाव हुए थे उसमें बहुत सारी जो खामियां थे वो आई थी। खामियां तो आई थी। अगर पश्चिम बंगाल की बात की जा रही है तो चुनाव से पहले कूच बिहार की बात कर ले तो वहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता पर हमला होता हुआ भी नजर आया, जिस पर आरोप लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर हमला करवाया है ताकि लोग यहां पर आकर वोट ना डाल सके। यहां पर तमाम सवाल और खड़े होते हैं। सिराज मेरे साथ मौजूद है। सिराज, जैसे कि हम उत्तर प्रदेश से अलग हटकर बात करें, पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, वहां पर कार्यकर्ता पर ही हमला करवा दिया जाता है और टीएमसी आरोप लगाती है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर किया है। कभी ईवीएम में गड़बड़ी, कभी हमला, तो कभी यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी लुभाने की कोशिश कर रही है। तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये सारी चीजें चुनाव के दौरान निकलकर सामने क्यों आती है? और वो तो ये कहते हैं कि निष्पक्ष रूप से चुनाव हो रहा है, क्या कहना है? जी देखिए, जिस तरीके से अभी देश में चुनाव है और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल का जब भी चुनाव होता है, चाहे वो किसी भी छोटे बड़े चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, वहाँ पे हमले की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। आपने देखा कि बीते दिनों किस तरीके से रामनवमी को लेकर जो पथरावबाजी हुई है, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ये आरोप तो लगा रही हैं कि ये सारी चीज़ें बीजेपी करवा रही है, लेकिन ममता बनर्जी को इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि सरकार उनकी है। अगर सरकार उनकी है तो व्यवस्थाएँ कौन करेगा? आप बहुत ही आसानी से किसी भी चीज़ों को, हर चीज़ों में आप बीजेपी को घेर देना या किसी भी चीज़ों को माना कि ये किसी बड़े तबके की साजिश हो सकती है या आपके खिलाफ कोई मुद्दा बना सकता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब आपकी सरकार है तो आपने इंतजाम क्यों नहीं किए? क्योंकि हर बार देखने को मिलता है, जो पश्चिम बंगाल के चुनाव है ये कोई पहली बार नहीं है कि ऐसे दंगे की चीज़ें सामने आए या कार्यकर्ताओं को पीटने की चीज़ें सामने आई। अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ था वहाँ पे आपने देखा था किस तरीके से जो बॉक्स है वो लेके भागे जा रहे थे और गोलीबारी भी हुई थी और कितने लोगों की जान भी गई थी। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि भयमुक्त चुनाव जो है उनके जो राज्य है उसमें हो सके, और ममता बनर्जी को हर बार हर चीज़ में बीजेपी को घेरना और अपने कमियों को छुपाना, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं सोच से परे है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो मतदाता मतदान का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर जाहिर है कि शाम होते होते क्या कुछ बदलाव और देखने को मिलेगा, क्या गड़बड़ियां और देखने को मिलेंगी, या फिर यहाँ पर लोग आसानी से वोट डालते हुए नजर आएंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।